करते हैं आज का लेक्चर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे ज्योग्राफी के बारे में दोस्तों देखने वाले हैं। मैं एक सेकंड आप लोगों की चैट ओपन कर लेता हूँ जिससे आप लोगों की चैट देख पाऊँ। हाँ जी, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि काफी जबरदस्त है, जिसको हम लोग देख आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी में आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर ज्वालामुखिता के बारे में। अरे पेन कहाँ चला गया लिखने वाला दोस्तों। ये है ओके। ये तो यहाँ पर ही लगा हुआ, ब्लैक कलर का ये भी है, नीचे ब्लैक कलर का है तो दिख नहीं रहा था। कैसे हैं? सामने वाली लाइट नहीं जल रही है, मैं लाइट जला लेता हूँ। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर अग्नीय प्रक्रिया या फिर ज्वालामुखी के बारे में। हर किसी के अंदर ज्वालामुखी एकदम होनी चाहिए। आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो पेपर के प्रति, पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपके अंदर में ज्वाला जगनी चाहिए। तो उसी ज्वाला को आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ये ज्वाला कैसे जगेगी, तो हम लोग आज तो ज्वाला है वो पृथ्वी के अंदर है वो जगाने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम बात करें ज्वालामुखिता की तो हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। देखिए अगर हम लोग ज्वालामुखिता की बात करें, यहाँ से मेंस के क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें अभी क्या क्या देखने वाले हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें ज्वालामुखी ज्वालामुखी की, ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करें या ज्वालामुखिता की बात करें, तो देखिए ज्वालामुखिता में या फिर ज्वालामुखी में हम लोग क्या क्या देखेंगे। नंबर हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी क्या होती है दोस्तों। ज्वालामुखी क्या होती है, क्या होती है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से भी मेंस का क्वेश्चन दोस्तों बनता है। प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल लिए हैं तो वो वहां से भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ज्वालामुखिता से आप क्या समझते हैं। संक्षिप्त में बताएं या फिर सविस्तार, या फिर सविस्तार या सचित्र वर्णन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसके अलावा हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी के वितरण के बारे में बात करेंगे कि विश्व में जो भी प्रभावित देश हैं, प्रभावित जगह हैं, या फिर ज्वालामुखी का वितरण विश्व में, विश्व में ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी का वितरण। ओके, हम लोग वितरण की बात करेंगे। इसके अलावा ज्वालामुखी के प्रकार की, यहाँ से भी दोस्तों मेंस का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि जो ज्वालामुखी के प्रकार की बात करेंगे, कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती है। ज्वालामुखी का हम लोग वर्गीकरण करेंगे। हम लोग जैसे कि केंद्रीय विस्फोटकता के आधार पर बात करेंगे और शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी होती है उसके आधार पर हम बात करेंगे। इसके अलावा ज्वालामुखी शंकु या फिर ज्वालामुखी के जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में, विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। चार प्लस विशेषता भी लिख लीजिए यहाँ पर, विशेषता, विशेषताएं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखिता है, इसका जो संबंध है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है उससे किस प्रकार इसका संबंध देखने को मिलेगा। ज्वालामुखिता का संबंध, ज्वालामुखिता का संबंध, मुखिता का संबंध जो प्लेट विवर्तनिकी से है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से है। हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और हम लोग चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम लोग बात करेंगे जो ये जो ज्वालामुखी है इससे निर्मित स्थलाकृतियां, कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसकी बात करेंगे। स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग इतनी सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, सविस्तार में हम लोग देखेंगे। देखिए मेंस के क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग मेंस के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से भी मेंस का क्वेश्चन हमें बनता है कि ज्वालामुखिता से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए या फिर सविस्तार
में बताएं। इसके अलावा देखिए इसके वितरण को लेकर के भी क्वेश्चन है वो मेंस का बनता है। इसके अलावा प्रकार विशेषताओं को लेकर के भी बनता है। ठीक है, यहाँ से भी मेंस का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा प्लेट विवर्तनिकी से संबंध भी पूछा जाता है कि आपको देखने को मिलेगा जहां जहां पर अभिसारी सीमांत या फिर अपसारी सीमांत जहां पर होता है तो वहां पर हमें ज्वालामुखिता या फिर अग्निय प्रक्रिया देखने को मिलती है। उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा कीजिए। इसके अलावा स्थलाकृतियां जो हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए ज्वालामुखी से निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पृथ्वी के अंदर भी स्थलाकृतियां देखने को मिलेंगी, पृथ्वी के सतह के बाहर भी हमें स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। जैसे पृथ्वी के अंदर अगर मैग्मा ठंडा हो जाता है तो इससे जैसे कि फेकोलिथ हो गया, लेकोलिथ हो गया, डाइक है, सीट है, सील है, तो इस तरह की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपको ज्वालामुखी शंकु है, क्रेटर है, ये क्या होता है, कोल्डेरा क्या होता है, पैरासाइट कोन क्या होता है, कोन्स के प्रकार जो हैं हम लोग देखेंगे। जैसे कंपोजिट शंकु क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा गया था। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे होंगे तो प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो ज्वालामुखी के जो शंकु होते हैं उन पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये ज्वालामुखी क्या भला है। देखिए क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर आप लोग देखेंगे, पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि जो मैग्मा है ये या जो पदार्थ जो होते हैं दोस्तों किसी कारणवश क्या हो जाते हैं, यहाँ पर तापमान ज्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आप लोग देखेंगे यहाँ पर तापमान क्या हो जाता है दोस्तों, ज्यादा हो जाता है। तापमान ज्यादा होने की वजह से जो यहाँ पर पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब एक तरह से गलित अवस्था में आ जाते हैं, मतलब वो पिघल जाते हैं, तरल अवस्था में आ जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे ये जो यहाँ पर ये पदार्थ है समझ लीजिए ये क्या है, एक तरह से मैग्मा चैम्बर है दोस्तों। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये गरम गलित गरम गलित पदार्थ है। ये गरम गलित पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, गरम गलित पदार्थ वह पदार्थ है दोस्तों, गरम गलित पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, मतलब जो पदार्थ है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई भी चीज है वो पिघल जाती है। जैसे लोहा भी पिघल के क्या बन जाता है भैया, पानी बन जाता है। इसी तरह से चट्टानें भी हैं, इनका भी एक मेल्टिंग पॉइंट होता होगा। हर लगभग में सभी वस्तुओं का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। हम उसे अचीव कर सकें या ना कर सकें वो एक अलग बात है। लेकिन आप लोग देखेंगे जैसे चट्टानें होती हैं, एक समय के बाद में ये भी पिघलने लगती हैं, टेम्परेचर बहुत हाई होने की वजह से। तो जो ये चट्टान है या फिर जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ पिघल करके मैग्मा बन जाते हैं। इसी गरम गलित पदार्थ को हम लोगों ने एक नाम दे दिया। इसी गरम गलित पदार्थ को हमने क्या नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया मैग्मा। ओके, हम लोग इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग इसे मैग्मा के नाम से जानते हैं। यही मैग्मा क्या होता है, जब देखिए इसी मैग्मा चैम्बर से जब फोर्स लगता है तो एक बेंट के सहारे, एक आप बेंट का मतलब है कि आप समझ सकते हैं एक नलिका जैसी संरचना है। ये ऊपर की पदार्थों को तोड़ते हुए, मतलब ऊपर की जो परतें हैं दोस्तों, पृथ्वी की ऊपर की परतें हैं या जो क्रस्ट है दोस्तों, उसको तोड़ते हुए ऊपर आता है और ऊपर आकर के ये निकलने लगता है। तो आप लोग देखेंगे इससे क्या होता है, संरचना का निर्माण होता है, एक शंकु का निर्माण हमें देखने को मिलेगा। हमें क्या है, इस तरह से एक शंकु का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। एक थोड़ा ज्यादा ऊंचा बन गया, मैं थोड़ा कम ऊंचा बना देता हूँ जिससे और भी चीजें बन पाए। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इस बेंट के सहारे, जो ये बेंट है, जो नलिका है, आप लोग देखेंगे इस तरह से क्रेटर से जुड़ी होती है और इसी बेंट से समझ लीजिए इसी पाइप से एक गरम गलित पदार्थ है ऊपर की ओर आता है। एक गरम गलित पदार्थ जब ऊपर की ओर आता है और फिर बाहर आकर के निकलता है जाकर के, इस तरह से अगर हम लोग इसको निकाल देते हैं बाहर तो आप लोग देखेंगे इस तरह से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे रिश्ते रिश्ते भाई इधर भी आ जाता है। आप लोग देखेंगे यही जो बाहर आया हुआ मैग्मा होता है, इसी को अब हम लोग मैग्मा ना बोल करके हम इसे लावा बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, लावा बोल देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग लावा के बारे में भी सविस्तार में बात करेंगे। ओके, और ये क्या है, इसको हम लोग क्रेटर बोल देते हैं। सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे और इसको हम लोग ज्वालामुखी शंकु बोल देते हैं। ये जो संरचना आप लोगों को कीपाकार, एक कीप की तरह या फिर त्रिभुजाकार जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग शंकु के नाम से जानते हैं। इसे ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों,
इस संरचना को हम लोग क्या बोल देते हैं? ज्वालामुखी ज्वालामुखी शंकु बोल देते हैं। ज्वालामुखी शंकु बोल देते हैं दोस्तों। ओके, ये क्या है? ये आप लोगों के लिए क्रेटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जगह कम है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप लोग देखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग इसको क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? क्रेटर बोल देते हैं। देखिए क्या होता है, इसी इसी बैंड से एक क्या हो जाती है, इसकी सब ब्रांच निकल आती है। मतलब ब्रांच है वो एक निकल आती है इस तरह से। अगर मैं आपको बना करके दिखाऊं, यहाँ से इस तरह से एक ब्रांच है वो निकल आती है। इस तरह से एक पतली सी ब्रांच निकल के आ जाती है। इस तरह से यहाँ पर नहीं बनाता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे एरो मैंने इसके लिए बनाया है। ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ। तो आप लोग देखेंगे इस तरह से आप लोगों के लिए एक और कोन देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का कोन जैसा संरचना यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि यहाँ से भी भैया मैग्मा निकलेगा, यहाँ से भी मैग्मा निकलेगा। तो ऐसी ये ऊंची संरचना यहाँ पर बन जाती है, और इस बैंड से धीरे धीरे लावा है वो निकलता रहता है। धीरे धीरे लावा इस तरह से निकलता रहता है। तो ये भी एक क्या है, एक छोटा सा कोन बन गया है दोस्तों। ये कुछ ज्यादा ही इस तरह से बड़ा दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके बना देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इस संरचना से, आप लोग देखेंगे इस तरह से, यहाँ से भी इस तरह से मैग्मा निकलेगा दोस्तों। इस तरह से मैग्मा निकलेगा। ये भी एक प्रकार का शंकु है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि एक जोंक चिपकी रहती है, या फिर कोई कीड़ा है वो चिपका रहता है, वैसा दिखाई दे रहा है। जैसे जोंक नहीं चिपक जाती है, पैरासाइट की तरह। तो आप देखेंगे इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पैरासाइट बोल देते हैं। पैरासाइट कोन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये चीजें हैं, ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये मैग्मा दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर आता है, ये मैग्मा नीचे से ऊपर की ओर आता है, तो इसमें बहुत सारे चीजें होती हैं। इसमें ठोस पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, इसमें गैस जो है वो भी इसमें पाई जाती है। तो इस मैग्मा के अंदर जितनी ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ होगा, ये जितनी ज्यादा गैसेस इसके अंदर होंगी, उतनी ज्यादा इस मैग्मा की गतिशीलता होती है। मतलब उतना ज्यादा दूर तक ये मैग्मा जाएगा। इसकी गतिशीलता को निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो इस मैग्मा के अंदर क्या-क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। अगर दोस्तों हम एक मैग्मा की बात करें, ये बहुत ज़्यादा पतला चल रहा है, मैं थोड़ा-सा इसको मोटा कर लेता हूँ दोस्तों। अगर हम लोग किसकी बात करें? अगर हम लोग बात करें एक मैग्मा की बात करें दोस्तों, अगर हम लोग मैग्मा की बात करें, तो ये मैग्मा किससे मिलकर के बना हुआ होता है? इस मैग्मा में आखिर क्या-क्या बला होती है, वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जो ये मैग्मा है, इसमें ठोस पदार्थ होते हैं दोस्तों, ठोस पदार्थ होते हैं। इसके अलावा इसमें तरल पदार्थ होते हैं, ओके? या फिर द्रव पदार्थ भी लिख सकते हैं, या फिर तरल पदार्थ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें गैसीय पदार्थ भी होते हैं, इसमें गैस भी पाई जाती है। ये भी आप लोग ध्यान रखना है। देखिए, किसी भी मैग्मा के अंदर ठोस पदार्थों के साथ-साथ में तरल पदार्थ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वाटर वेपर या और भी चीज़ें इसके अंदर पाई जा सकती हैं। गैसेस भी हो सकती हैं। तो आप लोग देखेंगे जितनी ज़्यादा किसी मैग्मा के अंदर जो ये तरल पदार्थ और गैस पदार्थ, ये जितनी ज़्यादा मात्रा में होंगी, ये उस मैग्मा की गतिशीलता को निर्धारित करेंगे। उस मैग्मा की गतिशीलता को ये क्या करती हैं? ये मैग्मा की मैग्मा की गतिशीलता को गतिशीलता को निर्धारित करती हैं, निर्धारित करती हैं। यानी कि अगर किसी मैग्मा के अंदर तरल पदार्थ और गैसीय पदार्थ ज़्यादा होंगे, वो उतना ज़्यादा गतिशील मैग्मा होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मैग्मा की, अगर हम लोग बात करें, यही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, यही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, आप लोग देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, यानी कि पृथ्वी की परतों को तोड़ते हुए जब ये सतह पर आता है दोस्तों,
तो सतह पर आता है तब हम इसे मैग्मा ना बोल करके हम इसे लावा बोल देते हैं। अच्छा, तो मैग्मा और लावा में अंतर क्या होता है? आपके दिमाग में ये भी आ सकता है दोस्तों। देखिए मैग्मा क्या है, ये पृथ्वी के अंदर होगा। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप लोग कॉमन सेंस भी लगाएंगे कि मैग्मा और लावा में आखिर अंतर क्या हो सकता है, तो देखिए मैग्मा और लावा में अंतर क्या होगा। देखिए एक सतह के अंदर है दोस्तों, एक तरह से पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा का टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। इसके अंदर जल वाष्प की मात्रा ज्यादा होगी अपेक्षाकृत, जब ये बाहर आ जाएगा तो इसके अंदर गैसेस की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जब यही मैग्मा पृथ्वी की परतों को तोड़ते हुए जब बाहर आएगा, तो इसमें जो भी गैसेस की मात्रा होगी वो कहाँ चली जाएगी, वो वायुमंडल में उड़ करके गैसें हैं वो वायुमंडल में चली जाएंगी। वाटर वेपर है, जल वाष्प की मात्रा है वो इससे सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, वो बाष्पीकृत होकर के अलग हो जाएगी। तो इसमें क्या है, ठोस पदार्थ ही बचेगा, ठोस पदार्थ ही बचेगा। और साथ में लावा का तापमान क्या होगा, मैग्मा की अपेक्षा कम होगा। मैग्मा की अपेक्षा कम होगा क्योंकि ये वायुमंडल के संपर्क में आने आने से थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और जैसे जैसे ये समय बढ़ता चला जाएगा ये ठंडा होता चला जाएगा। तो लावा और मैग्मा की प्रॉपर्टीज की बात करें, या फिर इसी वजह से, नहीं तो हम इसको हम लोग मैग्मा बोले जब ये पृथ्वी के अंदर था, ये बाहर आ गया तो भी हम इसे मैग्मा ही बोलते थे। तो लावा क्यों नाम दिया है, नए नए नाम को देने का कोई तो मतलब होगा दोस्तों, इसीलिए हमने एक इसका नया नाम दे दिया। लेकिन कहीं कहीं बुकों में मैग्मा भी लिखा हुआ होगा, तो कोई उसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इनका एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में यूज कर लिया जाता है, तो आप लोगों को उतना दबाव नहीं लेना है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी। तो देखिए जो मैग्मा है ये पृथ्वी के सतह पर आ जाता है, आ जाता है, तब हम इसे क्या बोल देते हैं, लावा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लावा बोल देते हैं। कोई समस्या वाली बात, कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है, जब मैग्मा है वो पृथ्वी की सतह को तोड़ते हुए सतह पर आता है, मतलब जब मैग्मा है पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए जब सतह पर आता है, तो इसी प्रक्रिया को हम ज्वालामुखिता बोल देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, ज्वालामुखिता बोल देते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ज्वालामुखिता क्या है, तो आपको सिंपली बोलना है कि जब मैग्मा पृथ्वी की परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग ज्वालामुखिता बोल देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि इस जो ये लावा है दोस्तों, इसकी गतिशीलता को निर्धारित करने वाली चीजें और भी कुछ फैक्टर होंगे दोस्तों। देखिए आप लोग देखेंगे, अगर हम लोग बात करें कि देखिए जो मैग्मा की गतिशीलता को निर्धारित करने वाले चीजों में, एक तो जितना इसके अंदर तरल पदार्थ और गैसीय पदार्थ होंगे वो इसकी गतिशीलता को, मैग्मा की गतिशीलता को निर्धारित करते हैं। प्लस मैग्मा जितना दोस्तों, प्लस आप लोग देखेंगे यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ। इसके अलावा लावा की या फिर मैग्मा की गतिशीलता को निर्धारित करने वाले और कुछ भी फैक्टर भी होते हैं, कुछ और फैक्टर भी होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो देखें, मैग्मा जो है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, जो मैग्मा है जो मैग्मा है इसकी गतिशीलता गतिशीलता है वो दोस्तों किससे निर्धारित होती है, गतिशीलता निर्धारित होती है एक तरह से मैग्मा के गाढ़ेपन से, मैग्मा के गाढ़ेपन से, मैग्मा के गाढ़ेपन से, गाढ़ेपन से, यानी कि मैग्मा जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना कम गतिशील होगा दोस्तों। अच्छा, कौन सा मैग्मा गाढ़ा होगा, जो मैग्मा अम्लीय होगा, यानी कि मैग्मा का गाढ़ापन है वो निर्भर करता है, मैग्मा का गाढ़ापन निर्भर करता है उसकी अम्लता पर। या फिर हम समानुपाती लगा करके लिख दें, हम अगर लिख दें ए निर्भर करता है अम्लता पर, यानी कि जो मैग्मा जितना ज्यादा अम्लीय होगा वो उतना ज्यादा गाढ़ा होगा, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा वो उतना कम क्या होगा, एक तरह से गतिशील होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्तों,
कौन सा मैग्मा अम्लीय होगा? तो जो मैग्मा है इसकी अगर हम अम्लता की बात करें, मैग्मा की अम्लता की अम्लता की बात करें तो ये समानुपाती होता है सिलिका की मात्रा से, यानी कि उस मैग्मा में पाए जाने वाले सिलिका की मात्रा जो है वो निर्भर करती है, यानी कि जिस मैग्मा के अंदर सिलिका की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो मैग्मा उतना ज्यादा अम्लीय होगा, और जो मैग्मा जितना ज्यादा अम्लीय होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, गाढ़ा होगा। और जितना ज्यादा गाढ़ा होगा दोस्तों, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, उसकी गतिशीलता कम देखने को मिलेगी। और जितना ज्यादा गाढ़ा होता है दोस्तों, एक तरह से मैग्मा क्या होता है दोस्तों, जितना जितना ज्यादा गाढ़ा होता है मैग्मा उतना ज्यादा विस्फोट क्या होता है, तगड़ा होता है। यानी कि मैग्मा का गाढ़ापन है वो निर्भर करता है कि ज्वालामुखी है वो किस प्रकार का होगा, केंद्रीय विस्फोट वाला होगा या शांत दरार प्रकार का होगा। क्योंकि अगर पतला मैग्मा है तो वो आसानी से बाहर आ जाएगा, और गाढ़ा मैग्मा है तो विस्फोट के साथ में बाहर आएगा, जाहिर सी बात है। अब जैसे देखिए पतली चीजें तो वो बारी की तरह, पानी की तरह आराम से निकल जाएगी, और अगर गाढ़ी चीज है तो वो देर में निकलेगी, वो हाई प्रेशर को जनरेट होने देगी। जब बहुत ज्यादा दाब हो जाएगा, जब सहन नहीं होगा तो एकदम विस्फोट के साथ साथ में धड़ाम से निकलेगी। तो आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं जो गाढ़ापन होता है, तो अगर हम लोग बात करें कि अगर मैग्मा है दोस्तों, अगर हम मैग्मा की बात करें तो मैग्मा में दो चीजें हो सकती हैं दोस्तों। अगर SiO2 की मात्रा ज्यादा है, अगर SiO2 यानी कि सिलिका की क्या है, मात्रा ज्यादा है, अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो आप लोग देखेंगे यानी कि इसके अंदर क्या होगा, फेरस की मात्रा क्या होगी, कम होगी दोस्तों। फेरस की मात्रा क्या होगी, कम होगी। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें जिसमें SiO2 यानी कि सिलिका की मात्रा क्या है दोस्तों, इस बार कम कर देते हैं, तो आप लोग देखेंगे इस बार क्या है, फेरस की मात्रा क्या है, ज्यादा है एक तरह से। तो इसका मतलब है देखिए, मैग्मा के अंदर जिस मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज्यादा है, जिस मैग्मा के अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो वो मैग्मा गाढ़ा होगा। क्या होगा दोस्तों, गाढ़ा होगा दोस्तों, वो मैग्मा उतना ज्यादा गाढ़ा होगा। और वहीं जिस मैग्मा के अंदर सिलिका की मात्रा कम है, जिस मैग्मा के अंदर सिलिका की मात्रा कम है, फेरस की मात्रा ज्यादा है, तो वो मैग्मा क्या होगा, पतला होगा। पहले गाढ़ा नहीं लिखते हैं, पहले अम्लता क्षारीयता लिख लेते हैं एक बार दोस्तों, ओके। तो यानी कि जिसके अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी वो मैग्मा कैसा होगा, ज्यादा अम्लीय होगा, ज्यादा अम्लीय होगा, ओके। और क्योंकि जिस मैग्मा के अंदर SiO2 की मात्रा कम है, फेरस की मात्रा ज्यादा है, तो वो अम्लीय नहीं होगा, किस प्रकार का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि उसके अंदर फेरस की मात्रा क्या है, ज्यादा है। फेरस की मात्रा ज्यादा होने की वजह से जितनी ज्यादा फेरस की मात्रा ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो क्या होगा, बेसिक होगा, यानी कि एक तरह से क्षारीय होगा। तो आप लोग देखेंगे ये जो है वो आप लोग देखेंगे मैग्मा कैसा होगा, क्षारीय मैग्मा होगा। यानी कि हमको समझ में आया कि अम्लीय मैग्मा जो होगा वो कैसा होगा, गाढ़ा होगा। अब लिख लीजिए, ओके, गाढ़ा होगा। वहीं क्षारीय मैग्मा हमें कैसा देखने को मिलेगा, हमें पतला देखने को मिलेगा, हमें पतला देखने को मिलेगा। यानी कि मैग्मा क्या होगा, उतना पतला होगा। देखिए आप लोग कॉमन सेंस लगाइएगा, जो मैग्मा जितना ज्यादा गाढ़ा होगा वहां पर बताइए मैग्मा जो है वो आसानी से निकलेगा या फिर ऐसे धड़ाम से विस्फोट करके निकलेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, वो धड़ाम से विस्फोट करके निकलेगा। यहाँ पर क्या है, विस्फोट भयानक होगा, यहाँ पर विस्फोट विस्फोट भयानक होगा, जिस वजह से एक केंद्रीय विस्फोट वाला, जो केंद्रीय केंद्रीय विस्फोटकता, केंद्रीय विस्फोटकता वाला ज्वालामुखी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं जहां मैग्मा पतला होगा, यानी कि मैग्मा क्षारीय है, क्षारीय है तो पतला होगा, पतला होगा तो दोस्तों वहां पर शांत दरार प्रकार का, वहां पर शांत दरार प्रकार का, वहां पर शांत दरार प्रकार का ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। जैसे बसाल्ट प्रवाह होता है, जैसे बसाल्ट प्रवाह होता है, क्योंकि बसाल्ट के अंदर क्या है, बसाल्ट के अंदर फेरस की मात्रा ज्यादा होती है, SiO2 की मात्रा कम होती है। जैसे पेरिडोटाइट हो गया,
पेरिडोटाइट जो मैग्मा होता है, वो बहुत ही पतला होता है, एकदम पानी की तरह पतला होता है, तो वो ऐसे गुब्बारे की तरह, पिचकारी की तरह बाहर आता है और दूर तक ऐसे फैल जाता है। तो अगर हम आपसे बोले, बताइए किस मैग्मा में ऊंचे ऊंचे शंकु का निर्माण होगा, ऊंचे ऊंचे शंकु का निर्माण होगा, तो जाहिर सी बात है, जो मैग्मा दोस्तों गाढ़ा होगा, जो मैग्मा गाढ़ा होगा, तो वो परत दर ऐसे जमता चला जाएगा और ऊंचे कोन का निर्माण करेगा, ऊंचे कोन का निर्माण करेगा। वहीं जैसे पेरिडोटाइट हो गया, बसाल्ट प्रभा हो गया, तो आप देखेंगे वो ज्यादा क्षेत्र में फैल जाएगा। जितना ज्यादा मैग्मा पतला होगा, वो उतना ज्यादा जगह में फैलता है जाकर के दोस्तों। तो आप लोग देखेंगे ऐसे, अगर यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है, तो वो ज्यादा क्षेत्र में ऐसे फैल जाता है। तो आप लोग देखेंगे ठार का निर्माण होगा। यदि और ज्यादा यहाँ पर आप लोग देखेंगे पतला मैग्मा है, तो एकदम आप देखेंगे ऐसे मैदान जैसा आपको देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ी सी ऊंची संरचना होगी और मैदान जैसा होगा। क्योंकि आप लोग देखेंगे जैसे, तो इससे क्या होता है, आप लोग देखेंगे जब मैग्मा पतला होता है, क्षारीय मैग्मा होता है, तो वो पठार का निर्माण करता है, ज्वालामुखी पठार। जैसे दक्कन ट्रैप आप लोग देखेंगे, इस तरह के ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। ये दूर तक ही मैग्मा फैल जाता है, बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। वहीं मैग्मा जो गाढ़ा होता है, वो एक शंकु का निर्माण करता है। वो क्या है, ऊंचे ऊंचे ऐसे परत दर क्या होता है, मैग्मा गाढ़ा है तो जमता चला जाएगा, जिससे ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। समझ में आया आप लोगों के लिए? तो आप लोग कॉन्सेप्ट है वो लगा सकते हैं, आखिर कौन सा मैग्मा है जो गाढ़ा होगा, कौन सा मैग्मा है वो पतला होगा। यहाँ पर देखिए एक चार्ट दिया रखा है, ये बहुत अच्छा चार्ट है। इससे आपके सैकड़ों क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। देखिए इसको जिसने समझ लिया, वो क्या हो जाएगा, एकदम सुपर डुपर हो जाएगा, समझ लीजिए हीरो बन जाएगा ज्वालामुखी के क्षेत्र में। ज्वालामुखी के क्षेत्र में यानी कि आपके सीने के अंदर ज्वालामुखी होनी चाहिए, तो इसको ज्वालामुखी को पहले समझ लीजिए, तभी तो सीने के अंदर ज्वालामुखी होगी दोस्तों। देखिए अगर हम लोग बात करें कि देखिए यहाँ पर चट्टानों की प्रकृति की बात करें, तो देखिए यहाँ पर SiO2 की मात्रा दे रखी है कि जैसे अगर 45% से कम अगर है, तो अगर SiO2 की मात्रा किसी मैग्मा के अंदर SiO2 की मात्रा 45% से कम है, तो आप देखेंगे जैसे कि उसे वो क्या होगा, अल्ट्रा मैफिक होगा, मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होगा, जैसे कि पेरिडोटाइट। यहाँ पर ये लिखा हुआ है आंतरिक चट्टान लिखा हुआ है दोस्तों, इधर लिखा हुआ है बाह्य चट्टान लिखा हुआ है। एक तरफ है आंतरिक चट्टान, दूसरी तरफ है बाह्य चट्टान लिखा हुआ है। आंतरिक चट्टान आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो सारी हैं जैसे ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, पेरिडोटाइट, ये सारी की सारी क्या है, आंतरिक चट्टानें हैं। यानी कि ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो गया होगा, जिससे चट्टान का निर्माण हुआ होगा। वहीं अगर मैग्मा है वो पृथ्वी की परतों को तोड़ते हुए सतह पर आकर के निकला होगा, तो ठंडा होकर के चट्टानों का निर्माण किया होगा। तो ऐसे मैग्मा या ऐसे लावा के ठंडे होने से निर्मित जो चट्टानें होंगी, उन्हें हम लोग बाह्य अग्निय चट्टान के नाम से जानते होंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या दोस्तों, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे इससे रायोलाइट, एंडेसाइट, बसाल्ट प्रभा जो होता है दोस्तों, इसका निर्माण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई। अगर कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें, देखिए अब हम बात करते हैं SiO2 की मात्रा की बात करते हैं। देखिए इधर से इधर की ओर आ रहे हैं, तो SiO2 की मात्रा कम होती चली जा रही है, यानी कि इसके अंदर तो बहुत कम, इसके अंदर सिलिका की मात्रा बहुत कम है, तो फेरस की मात्रा ज्यादा होगी। तो इधर आने पर क्या है, SiO2 की मात्रा कम हो गई, तो ये क्या होगा, ये अम्लीय तो नहीं होगा, ये क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि SiO2 की मात्रा बहुत कम। तो ये क्या होगा, क्या किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। और क्षारीय मैग्मा क्या होता है, अभी हम लोग जस्ट देखे कि क्षारीय मैग्मा कैसा होता है दोस्तों, अभी जस्ट हम लोग देखे कि क्षारीय मैग्मा होता है, पतला होता है। और पतला होगा तो इसमें संत दरार प्रकार का ज्वालामुखिता हमें देखने को मिलेगी। तो पेरिडोटाइट एक बहुत पतला फ्लूइड के समान, एक जैसे कि पानी के समान आप समझ सकते हैं, बहुत पतला होता है, एकदम पानी की तरह तो नहीं हो सकता है, चट्टान कितनी भी पिघल जाए पानी की तरह थोड़ी ना हो जाएगी, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा पतला होता है, जिस वजह से फुब्बारे के रूप में निकलता है और एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे, अगर
हम लोग देखेंगे इसी तरह से गैब्रो भी देखने को मिलेगा, डायोराइट देखने को मिलेगा, ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए बाह्य अग्नीय चट्टानें जैसे कि रायोलाइट हो गया, एंडेसाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, बसाल्ट प्रभा। बसाल्ट प्रवाह भी क्या है? ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करेगा? नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण बहुत मुश्किल से होगा क्योंकि ये क्या है? पतला है दोस्तों। अब वहीं अगर हम लोग बात करें जैसे देखिए इधर क्या है? इधर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो SiO2 की मात्रा क्या है? ज़्यादा है इसमें 77% के आसपास है इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा हाइली एसिडिक होगा। अगर ये हाइली एसिडिक या सिल्सिक इसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, तो इससे निर्मित चट्टान होगी उसे हम लोग ग्रेनाइट चट्टान या फिर रायोलाइट चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। अगर पृथ्वी के अंदर ठंडा हो गया तो ग्रेनाइट बोल देंगे। पृथ्वी के ऊपर आकर के ऐसा मैग्मा ठंडा हो गया जिसके अंदर SiO2 की मात्रा ज्यादा है। पृथ्वी के ऊपर आकर के ठंडा हुआ तो जिससे निर्मित चट्टान को हम लोग दूसरा नाम दे दिए, रायोलाइट नाम दे दिए दोस्तों। जब आप कहेंगे देखिए इन दोनों चट्टानों में SiO2 की मात्रा बराबर है। इन दोनों चट्टानों के अंदर क्या है? SiO2 की मात्रा बराबर है। तो हम पहचानेंगे कैसे कौन सी चट्टान ग्रेनाइट है, कौन सी चट्टान रायोलाइट है? क्योंकि दोनों के अंदर तो SiO2 की मात्रा बराबर है। दोनों के अंदर बराबर है तो हम पहचानेंगे कैसे? इसे पहचानना बहुत ही आसान है। कल वाले लेक्चर में मैं आपको बताया था, क्रिस्टलों के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था? क्रिस्टल के बारे में पढ़ाया था। रबों के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाया था। जब मैं आप लोगों के लिए अग्नीय चट्टान पढ़ा रहा था, तो अग्नीय चट्टान में मैं रबों के साइज के बारे में कल मैं आपको पढ़ाया था। मैं आपको बताया था चट्टानों के अंदर जब मैग्मा ठंडा होता है दोस्तों, तो ठंडा होते समय उसमें क्रिस्टल या फिर रबे उसके अंदर पड़ जाते हैं। वही रबे जो होते हैं उनका जो साइज होता है वो अलग-अलग होता है। वो डिपेंड करता है कूलिंग रेट के ऊपर दोस्तों। देखिए अगर कोई मैग्मा है वो बहुत तेजी से ठंडा हो यानी कि कूलिंग रेट क्या है? बहुत हाई है। कूलिंग रेट क्या है? ज़्यादा है यानी कि वो मैग्मा बहुत तेजी से ठंडा हो रहा होगा। अगर तेजी से ठंडा होगा तो उसमें रबों का साइज क्या होगा? ऐसे छोटा-छोटा होगा। रबों का साइज क्या होगा? छोटा-छोटा होगा दोस्तों। लेकिन अगर अगर देखिए कूलिंग रेट बहुत स्लो है, मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैग्मा ठंडा हो रहा है। धीरे-धीरे मैग्मा ठंडा होने से चट्टान का निर्माण हो रहा है। तो आप लोग देखेंगे उसमें क्या ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। रबे क्या हैं? ऐसे बड़े-बड़े रबे बनते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है वो ठंडा होता है तो इस वजह से जो ब्लॉक या फिर हमें क्रिस्टल्स रबे जो देखने को मिलेंगे, वो इस तरह के बड़े-बड़े हमें देखने को मिलेंगे। तो हम लोग अगर देखें इन दोनों में क्योंकि ये दोनों क्या है इनका गाढ़ापन क्या होगा दोस्तों समान होगा क्योंकि दोनों में SiO2 की मात्रा ज्यादा है जिससे दोनों मैग्मा क्या है गाढ़े हैं दोस्तों। गाढ़ा होने की वजह से इनमें तो क्या है कूलिंग रेट स्लो होगा। लेकिन आप देखेंगे एक क्या है पृथ्वी के अंदर है और एक क्या है पृथ्वी के बाहर है। मैं आपसे बोलूं कि देखिए एक जो है आप क्या करिए आप जैसे कि आपने चाय ली है, एक चाय को क्या करिए आप एक थाली में निकाल दीजिए ऐसे थाली में निकाल करके रख दीजिए, बिना ढके है रख दीजिए और एक चाय को आप लोग एक कप में डाल करके और ऊपर से ढक्कन लगा दीजिएगा, चारों ओर से कवर कर दीजिएगा तौलिए से। तो बताइए कौन-सी चाय जल्दी ठंडी होगी? थाली वाली जल्दी ठंडी होगी, जो वायु के संपर्क में है या फिर जो तौलिए से चारों तरफ से कवर है वो एक तरह से इंसुलेशन का काम करेगी और साथ में ऊपर से ढकी हुई भी है, कम क्षेत्र में भी है, तो बताइए वो जल्दी ठंडी होगी। ज़ाहिर-सी बात है, जिसे हमने चारों तरफ से कंबल से, तौलिए से कवर कर दिया और वायु के संपर्क में नहीं आ पा रही है जो चाय, वो देर से ठंडी होगी और जो वायुमंडल जो हमने थाली में निकाल दी है, वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। जैसे आपने देखा, एक मूवी आप लोग देखे होंगे, जिसमें अमिताभ बच्चन क्या करता है, प्याले में ऐसे चाय डाल करके पीता है। मतलब वो सॉरी प्याले में चाय नहीं पीता है, वो कटोरी में डाल करके पीता है। बड़े मियाँ, छोटे मियाँ अगर आप लोग मूवी देखे होंगे तो उसमें वो क्या करता है, चाय लेता है, तो कप में प्लेट में कप रख करके आता है, तो उस कप से चाय नहीं पीता है, उसको क्या कर देता है, प्लेट पर डाल लेता है और प्लेट का सरफेस क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है, जिस वजह से क्या है, वो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है और पीता है, मज़ा आ गया, तो उसी तरह से पीता है। आप लोग देखेंगे कि उसी तरह से यहाँ पर भी सिस्टम है। यहाँ पर भी जो मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आकर के ऐसा एकदम फैल गया, तो बताइए वो जल्दी ठंडा होगा?
या फिर जो पृथ्वी के अंदर कैद है, जहां से किसी प्रकार की जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं निकल पा रही, ऊष्मा ट्रैप है। जाहिर सी बात है जो बाहर है, जैसे कि अमिताभ बच्चन प्लेट में चाय रख करके पीता है, तो आप लोग देखेंगे कि ये तेजी से ठंडा होगा। ये तेजी से ठंडा होगा तो इसके अंदर ब्लॉक या रबों का साइज कैसा होगा दोस्तों? छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है, हम जब पता करेंगे तो सबसे पहले तो इनमें SiO2 की मात्रा देखेंगे। पता चला यार ग्रेनाइट और रायोलाइट दोनों में SiO2 की मात्रा बराबर है। तो अब तो हम सिर खुजाने लगेंगे, यार ये रायोलाइट है या फिर ग्रेनाइट है। तब क्या हुआ, हमने देखा क्रिस्टल का साइज देखा। अब हमने क्रिस्टल का साइज देखा कि अगर इसमें क्रिस्टल का साइज अपेक्षाकृत जिसमें छोटा होगा, वो मानेंगे कि वो रायोलाइट है। जिसमें क्रिस्टल का साइज इस तरह से बड़ा-बड़ा होगा, यानी कि उसका कूलिंग रेट क्या रहा होगा? स्लो रहा होगा दोस्तों। तो जिस वजह से उसमें क्रिस्टल का साइज ऐसा बड़ा-बड़ा पड़ा, वो क्या होगा? वो आंतरिक चट्टान होगा, आंतरिक अग्नीय चट्टान होगा, यानी कि ग्रेनाइट होगा। तो कितना आसान है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से आप लोग अगर SiO2 की मात्रा 55% के आसपास है, तो आप लोग देखेंगे कि इंटरमीडिएट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय नहीं होगा। ओके, डायोराइट या फिर एंडेसाइट उसी तरह से हो सकता है। इधर-इधर आप लोग देख सकते हैं गैब्रो या फिर बासाल्ट। अब हमको एक चीज़ समझ में आई इस चार्ट से, हम इस एक चार्ट से एक चीज़ समझ में आई हमें। देखिए जैसे-जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो SiO2 की मात्रा कम होती चली जा रही है। अभी हम आपको बताएँ, जैसे-जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो SiO2 की मात्रा होती चली जा रही है और फेरस की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। जिससे क्या है, SiO2 की मात्रा कम होने से ये मैग्मा जो है वो क्या होता चला जा रहा होगा दोस्तों? पतला होता चला जा रहा होगा। क्योंकि SiO2 की मात्रा, सिलिका की मात्रा मैग्मा के अंदर गाढ़ापन को निर्धारित करती है। तो अगर सिलिका की मात्रा कम हो रही है तो मैग्मा भी कम गाढ़ा होता चला जाएगा। तो जैसे-जैसे नीचे आ रहे हैं, दूसरा सिलिका की मात्रा अम्लता को भी निर्धारित करती है। तो जैसे-जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएँगे, तो हमें क्या है, मैग्मा जो है वो कम अम्लीय और क्षारीय होता हुआ नज़र आएगा। तो इसी वजह से अगर आपसे पूछा जाए, एक तरफ आपको बासाल्ट दे दिया जाए और दूसरी तरफ आपको ग्रेनाइट दे दिया जाए, आप लोगों से बताया जाए कि बताइए इन दोनों में से ग्रेनाइट कौन है और बसाल्ट कौन है? आप क्या कर सकते हैं? आप इसको आप इसको टेस्ट करके या फिर आप लोग किसी भी प्रकार से बता सकते हैं कि हाँ, अगर इसकी पीएच वैल्यू हमको लगती है कि 7 से कम आती है दोस्तों, 7 से कम इसकी पीएच वैल्यू आती है दोस्तों, तो हम बता देंगे हाँ भैया यही क्या है, ग्रेनाइट है। 7 से ज़्यादा आती है तो हम बोल देंगे भैया ये तो क्या है, ये बसाल्ट है। कितना आसान है इसको बताना। दूसरा क्या है, हम लोग SiO2 की मात्रा के आधार पर भी बता सकते हैं। तो आप लोग ये बहुत सिंपल है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे-जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, अम्लता जो है वो कम होती जा रही है, क्षारीयता क्या है बढ़ती चली जा रही है। साथ में अम्लता कम होने से गाढ़ापन भी कम होता चला जाएगा, यानी कि मैग्मा क्या होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा। तो आप बताइए, देखिए जो रायोलाइट है, ये वाला मैग्मा क्या होगा, ज़्यादा पतला होगा या फिर बसाल्ट वाला या पेरिडोटाइट वाला? ज़ाहिर-सी बात है, जो बासाल्ट या फिर पेरिडोटाइट वाला जो होगा वो ज़्यादा पतला होगा। ज़्यादा पतला होगा तो इसमें कूलिंग रेट क्या होगा, फ़ास्ट होगा दोस्तों, ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। देखिए, आप लोगों को ये 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, रायोलाइट और बासाल्ट। बताइए इन दोनों में, रायोलाइट और बासाल्ट, इन दोनों में रबों का साइज़, क्रिस्टल का साइज़ किसमें बड़ा होगा? तो अब हम लोग देखेंगे, देखिए ये पहले तो हम लोग देखें यार, देखो पृथ्वी के अंदर और बाहर वाली चीज है, जैसे कि वो अमिताभ बच्चन प्लेट में रख करके चाय पीता है, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पा रहा है, क्योंकि देखो दोनों ही प्लेट में है, समझ लीजिए। अब दोनों ही प्लेट में है तो कौन जल्दी ठंडी होगी? अब देखिए समस्या है यहाँ पर, हमें देखना पड़ेगा, देखिए कौन तेजी से ठंडा होगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए दोनों बाहर है, चलो ठीक है। लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि देखो यार बसाल्ट के अंदर SiO2 की मात्रा कम है, यानी कि ये क्या है, क्षारीय प्रकृति का है। क्षारीय प्रकृति का है तो इसमें फेरस की मात्रा ज्यादा होगी, तो क्षारीय प्रकृति का जो होता है वो पतला होता है, यानी कि ये क्या है, पतला है और ये क्या है, गाढ़ा है दोस्तों। तो गाढ़ा है तो समझ लीजिए एक प्लेट में क्या है, सेम मात्रा, समान मात्रा में खीर है और दूसरी प्लेट है समान मात्रा में उसमें चाय है। दोनों को दिया जाए समान तापमान पर गर्म करके दिया गया, दोनों का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस अब दिया गया। अब बताइएगा, 1 मिनट के 1 मिनट वेट करने के बाद एक व्यक्ति ने बोला कि एक सांस में तुमको एकदम जो भी है पी जाना है। तो एक ने चाय उठाई तो चाय एक सांस में पी गया। उसको तो थोड़ी थोड़ी गुनगुनी लगी, ज्यादा उसको दिक्कत नहीं हुई।
लेकिन दूसरे ने जैसे ही खीर खाने की कोशिश की, उसका तो मुंह जल गया। वो तो कह रहा कि हाय दैये ये क्या हो गया, क्योंकि उसकी पूरी जबान अंदर गले तक एकदम जल गया। क्यों? क्योंकि खीर थी गाढ़ी गाढ़ी एकदम, खूब अच्छे से दबा करके उसको पकाया गया था, खूब अच्छे से एकदम पकाया गया था। गाढ़ी गाढ़ी खीर जो है वो बनाई गई थी, जिस वजह से गाढ़ी होने की वजह से, गाढ़ी चीज क्या होती है दोस्तों, स्लो स्लो ठंडी होती है, और पतली चीज होगी तो वो आसानी से ठंडी हो जाएगी। तो इसी तरह से रायोलाइट वाला मैग्मा है वो क्या होगा, गाढ़ा होगा दोस्तों। और बसाल्ट वाला क्या होगा दोस्तों, पतला होगा। तो रायोलाइट वाला क्या है दोस्तों, धीरे धीरे ठंडा होगा। इसकी अपेक्षा, बसाल्ट की अपेक्षा, बसाल्ट वाला मैग्मा जो है वो तेजी से ठंडा होगा। अगर तेजी से ठंडा होगा तो इसमें रबों का साइज क्या होगा, छोटा छोटा होगा इसकी अपेक्षा। ओके, और इसमें क्या होगा, थोड़ा अपेक्षा इस तरह से बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। तो हमने देखा दोनों में रबों का साइज, इसमें क्या है, रबों का साइज छोटा है, यानी कि इसमें कूलिंग रेट क्या होगा, ठंडे होने का दर क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसमें ठंडा होने का दर ज्यादा होता है उसमें क्रिस्टल का साइज छोटा होता है। समझ में आया आप लोगों के लिए? बहुत ही सिंपल है दोस्तों चीजें। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, अब इसमें सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या है, सैकड़ों क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं। अब जितने क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, कोई समस्या वाली बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो इसमें क्या है, सिलिका की मात्रा कम हो रही है और फेरस की मात्रा बढ़ रही है दोस्तों। एक चीज और यहाँ से कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। देखिए फेरस की मात्रा अगर इसमें बढ़ रही है, तो फेरस की मात्रा बढ़ने से इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, वो कम होता चला जाता है। फेरस की मात्रा अगर बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि कम टेम्परेचर पर ही वो क्या हो जाएगा भाई, पिघल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये भी चीज समझ सकते हैं, जैसे देखिए इधर का मैग्मा क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर ये क्षारीय है तो इससे पठार का, ज्वालामुखी पठार, और ये ज्यादा क्षेत्र में ये मैग्मा फैल जाएगा। लेकिन ऊपर वाला क्या है दोस्तों, गाढ़ा है। इससे क्या होगा, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होगा, ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। ओके, तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। ये क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है। ओके, तो आप लोग ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक हम लोग लिख लिख रहे थे, क्षारीय मैग्मा जो होता है पतला होता है, शांत दरार प्रकार की यहाँ पर प्रक्रिया होती है। इसके अलावा ये चीज आपको ध्यान रखना है कि देखिए शंकु की जो शंकु का ढाल होता है दोस्तों, वो मैग्मा के गाढ़ेपन पर निर्भर करता है। तो एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो ज्वालामुखी शंकु, आप पूरा लिख सकते हैं या फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं, ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु का ढाल, का ढाल जो है वो किस पर निर्भर होता है, ज्वालामुखी शंकु का जो ढाल होता है वो गाढ़ेपन पर, मैग्मा के गाढ़ेपन पर, वो मैग्मा के, मैग्मा के गाढ़ेपन पर निर्भर करता है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्मा जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, जो मैग्मा जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना ज्यादा ऊंचा शंकु ऐसे बनता चला जाएगा। परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, इस तरह से जमते जमते ये शंकु क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ये क्या है, ये इसमें क्या है, SiO2 की मात्रा ज्यादा है। और या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये मैग्मा कैसा है दोस्तों, ये अम्लीय प्रकृति का है, ये अम्लीय प्रकृति का है। ओके, तो ये बोल सकते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट से निर्मित संरचना जो है वो आपको इसी तरह की दिखाई देगी। ठीक है, तो ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें दोस्तों, ज्वालामुखी का क्लासिफिकेशन करके हम लोग देख लेते हैं। पहले अच्छा थोड़ा सा लिख लीजिए ज्वालामुखी के बारे में, नोट कर लीजिए ज्वालामुखी के बारे में। ये देखिए मैं स्लाइड शायद जोड़ा हूँ इसमें, मैंने जल्दी से इसको फोटो खींच करके टाइप कराया था दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग वाले अभी हमारे पर्सन नहीं आ रहे, इस वजह से मैंने इसको उससे टाइप करा लिया। जेमिनी से, एआई का फायदा है। तो ये कॉपी का ही है लेकिन मैंने इसको टाइप करा दिया। तो लिखिएगा ज्वालामुखिता, ज्वालामुखिता, ज्वालामुखिता आप लोग जानते हैं, जब देखिए जो जो गर्म गलित पदार्थ है यानी कि मैग्मा है, जब पृथ्वी की ऊपर की परतों को तोड़ते हुए, परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है, सतह पर आता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं,
इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम ज्वालामुखिता बोल देते हैं। तो ये किस कारण होता है दोस्तों? ये अंतर्जात बल जो होते हैं, जो इंटरनल फोर्सेस होता है, पृथ्वी के आंतरिक परतों के द्वारा ये क्रिया होती है। तो लिख लीजिएगा ज्वालामुखिता, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर, आप लोग देख भी सकते हैं। ज्वालामुखिता, ज्वालामुखिता, ज्वालामुखिता अंतर्जात बल से, ज्वालामुखिता अंतर्जात बल से, अंतर्जात बल से होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है। जल्दी जल्दी लिखिए दोस्तों थोड़ा सा। होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मैग्मा की उत्पत्ति के बाद, सॉरी, जिसके अंतर्गत मैग्मा की उत्पत्ति के बाद, जिसके अंतर्गत मैग्मा की उत्पत्ति के बाद, मैग्मा की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी की आंतरिक परतों को, पृथ्वी की आंतरिक परतों को, यहाँ पर पृथ्वी नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए, तोड़ते हुए सतह पर, तोड़ते हुए सतह पर लावा एवं ज्वालामुखी पदार्थ के रूप में आते हैं, लावा एवं ज्वालामुखी पदार्थ के रूप में आते हैं। आगे लिखिए मैग्मा एक गर्म गलित पदार्थ है, मैग्मा एक गर्म गलित पदार्थ है, मैग्मा एक गर्म गलित पदार्थ है, गर्म गलित पदार्थ है, मैग्मा एक गर्म गलित पदार्थ है, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति नंबर एक तापमान में वृद्धि या, जिसकी उत्पत्ति नंबर एक तापमान में वृद्धि या, तापमान में वृद्धि या, तापमान में वृद्धि या दाब में कमी के साथ, तापमान में वृद्धि या दाब में कमी के साथ, दाब में कमी के साथ जल की मात्रा में वृद्धि के साथ होती है, जल की मात्रा में वृद्धि के साथ होती है, वृद्धि के साथ होती है। क्योंकि देखिए पदार्थ जो है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, जो पदार्थ जो होते हैं दोस्तों, वो मेल्ट हो जाते हैं। अगर या तो कोई पदार्थ को अगर हमें मेल्ट करना है, मतलब उसे एक तरह से तरल पदार्थ में लाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसका तापमान बढ़ा दें, क्या कर दें दोस्तों, हम उसका तापमान बढ़ा दें, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, दाब में कमी कर दें, प्रेशर में कमी कर दें। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रेशर में कमी करने की वजह से, दाब में या फिर प्रेशर में कमी करने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। यानी कि कम तापमान पर भी कोई पदार्थ जो है, कम तापमान पर भी कोई पदार्थ जो है, वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा नंबर लिखिए, मैग्मा के तरल व गैसीय पदार्थ, मैग्मा के तरल व गैसीय पदार्थ, मैग्मा के तरल व गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ मैग्मा की
मैग्मा की गतिशीलता को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी इसको फोटो खींच करके अपने नोट्स से फोटो खींच करके अभी इसे एआई से कन्वर्ट कराया है। तो क्योंकि टाइपिंग वाले दोस्तों नहीं आ रहे, तो अभी इससे कराना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। इसके अंतर्गत, सॉरी, मैं क्या बता रहा था, मैग्मा के तरल व गैसीय पदार्थ, क्योंकि हमारे जो टाइपिंग वाले पर्सन है दोस्तों, उनकी ताऊ जी की डेथ हो गई है, तो अभी वो 10-15 दिन से नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से दोस्तों थोड़ा ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें मैग्मा के तरल व गैसीय पदार्थ मैग्मा की गतिशीलता को निर्धारित करते हैं। मैग्मा की मैं इधर लिख देता हूं दोस्तों, मैग्मा की गतिशीलता को निर्धारित करते हैं। वहीं मैग्मा के गाढ़ेपन का वहीं मैग्मा के गाढ़ेपन का वहीं मैग्मा के गाढ़ेपन का ज्वालामुखी प्रक्रिया की विस्फोटकता से ज्वालामुखी प्रक्रिया की विस्फोटकता से संबंध होता है से सीधा संबंध होता है। यहाँ पर सीधा लिख लीजिएगा, से सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध होता है। ओके। इसलिए अम्लीय व गाढ़ा मैग्मा इसलिए अम्लीय एवं गाढ़ा मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है। अम्लीय एवं गाढ़ा मैग्मा अम्लीय एवं गाढ़ा मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है। आगे लिखिएगा दोस्तों, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा दोस्तों। लिखिए, यह तब केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। यह तब केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। जिससे मैग्मा के शीतलीकरण के कारण जिससे मैग्मा के शीतलीकरण के कारण शीतलीकरण के कारण ग्रेनाइट कॉमा रायोलाइट ग्रेनाइट कॉमा रायोलाइट ग्रेनाइट कॉमा रायोलाइट कॉमा डायोराइट या एंडेसाइट चट्टान के रूप में चट्टान के रूप में चट्टान के रूप में ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। वहीं इसके विपरीत वहीं इसके विपरीत वहीं इसके विपरीत पतला मैग्मा व शांत दरार प्रकार की वहीं इसके विपरीत वहीं इसके विपरीत पतला मैग्मा व शांत दरार प्रकार की
शांत दरार प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा प्रक्रिया के द्वारा प्रक्रिया के द्वारा सतह पर आते हुए सतह पर आते हुए सतह पर आते हुए वहीं इसके विपरीत पतला मैग्मा व शांत दरार प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा सतह पर आते हुए आते हुए बसाल्ट चट्टान से निर्मित बसाल्ट चट्टान से निर्मित बसाल्ट चट्टान से निर्मित महासागरीय कटक महासागरीय कटक कौमा महासागरीय नीतल महासागरीय कटक कौमा महासागरीय नीतल एवं ज्वालामुखी पठार का ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है निर्माण होता है इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर 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 होने वाली ज्वालामुखिता होने वाली ज्वालामुखी विस्फोटकता ये लिखिए दोस्तों होने वाली ज्वालामुखी विस्फोटकता एवं होने वाली ज्वालामुखी विस्फोटकता एवं निर्मित स्थलाकृतियों का निर्मित स्थलाकृतियों का निर्मित स्थलाकृतियों का मैग्मा के भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं से मैग्मा के भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं से भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं से प्रत्यक्ष संबंध होता है प्रत्यक्ष संबंध होता है प्रत्यक्ष संबंध होता है ओके प्रत्यक्ष संबंध होता है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ज्वालामुखी के प्रकार हम लोग यहाँ पर जो ज्वालामुखी के प्रकार देख लेते हैं तो अगर हम लोग बात करें नंबर एक विस्फोटकता के आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण कर सकते हैं विस्फोटकता यानी कि विस्फोट के आधार पर तो नंबर आप लोग देखेंगे कि नंबर एक केंद्रीय विस्फोट वाले होंगे ज्वालामुखी जो एकदम विस्फोट के साथ में भयानक विस्फोट के साथ में उद्गार होता होगा कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों केंद्रीय विस्फोटकता वाले ज्वालामुखी होंगे ये कहाँ पर होता होगा दोस्तों ऐसे मैग्मा जो अम्लीय मैग्मा होता होगा जो आप लोग देखेंगे अम्लीय मैग्मा होता होगा अम्लीय मैग्मा होता होगा अम्लीय मैग्मा किसमें होता होगा दोस्तों जो जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती होगी ठीक है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ग्रेनाइट ओके ग्रेनाइट और आयोलाइट अगर हम बात करें कि शांत दरार प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है दोस्तों जिसमें जो क्षारीय प्रकृति का होता है यानी कि जिसमें फेरस की मात्रा ज्यादा होती है जिसमें फेरस की मात्रा ज्यादा होती है या फिर क्षारीय जो क्षारीय प्रकृति का होता है दोस्तों ओके क्या होता है क्षारीय प्रकृति का होता है तो वहां पर शांत शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखिता होती है शांत दरार प्रकार की क्या होती है दोस्तों ज्वालामुखिता होती है समझ गए आप लोग
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि बसाल्ट प्रवाह हम लोग देखे थे, वितरण के आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर एक, प्लेट सीमांत पर दोस्तों, वितरण के आधार पर अगर हम लोग दोस्तों वर्गीकरण करें, तो प्लेट सीमांत पर आप लोग देख सकते हैं, प्लेट सीमांत पर आप लोग देख सकते हैं कि वर्गीकरण जैसे कि कहीं पर अपसारी सीमांत है, तो जहां पर अपसारी सीमांत होता है वहां पर बसाल्ट प्रवाह हमें देखने को मिलता है, एक तरह से पेरिडोटाइट या फिर बसाल्ट प्रवाह हमें देखने को मिलता है। और इसी तरह से जहां अभिसारी सीमांत होता है, तो अभिसारी जहां पर सीमांत होता है वहां पर भी हमें ज्वालामुखी प्रक्रिया देखने को मिलती है। हम लोग देखेंगे अपसारी और अभिसारी सीमांत पर हमें ज्वालामुखी प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसके अलावा शांत प्लेट सॉरी अंतः प्लेट आप लोग देखने को मिलेगा, इंट्रा प्लेट भी होता है, मतलब महाद्वीपों के प्लेट के बीच में, तो उसे अंतः प्लेट हम लोग दोस्तों बोल देते हैं। जैसे कि एक हॉट स्पॉट है तो उससे ज्वालामुखी रेखा का निर्माण हो जाता है। अगर बहुत सारी हॉट स्पॉट हैं तो इससे ज्वालामुखी गुच्छे का निर्माण होता है। ओके, इसी तरह से उद्गार की अवधि के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो ऐसे ज्वालामुखी हो सकते हैं जो एक्टिव होते हैं, यानी कि निरंतर, जिससे ज्वालामुखी उद्गार समय समय पर होता रहता है। दूसरे जो होते हैं प्रसुप्त, यानी कि सोए हुए अवस्था में होते हैं। तीसरे क्या होते हैं, जो शांत प्रकार के होते हैं। ओके, और इसी के अलावा संरचना के आधार पर बात करें तो जिसमें राख, लावा ये ज्यादा होता है। मिश्रित ज्वालामुखी आप लोगों को, जो मिश्रित ज्वालामुखी शंकु जो है वो देखने को मिलेंगे, तो ये चीज है, वो चीज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कल और आज के लेक्चर में मैं आप लोग बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। एक यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी आपको शंकु कैसा देखने को मिलेगा, तो इस तरह की कुछ संरचना होती है जो हमें दिखाई देती है। इसमें देखिए सबसे नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैग्मा भरा रहता है। मैग्मा यानी कि एक तरह से गर्म गलित पदार्थ यहाँ पर रहता है, जिसे हम मैग्मा चैम्बर बोल देते हैं। इस चैम्बर में क्या होता है, मैग्मा होता है, इस वजह से इसे मैग्मा चैम्बर बोल देते हैं। ये मैग्मा चैम्बर क्या होता है, एक बेंट से जुड़ा हुआ होता है, एक पाइप से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम वोल्केनो पाइप या ज्वालामुखी पाइप या फिर बेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ओके, और इसी तरह से आप लोग देखेंगे कि जहां से ज्वालामुखी निकलता है, जहां से ज्वालामुखी निकलता है बाहर, बाहर निकलता है जहां से, तो इसी को हम लोग क्रेटर के नाम से जानते हैं। किसका क्रेटर है, ज्वालामुखी का मुंह। तो ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, जहां से ये मैग्मा निकलता हुआ दिखाई देता है हमको, तो इसे हम क्रेटर बोल देते हैं दोस्तों। तो ज्वालामुखी क्रेटर होता है, यही क्रेटर विस्फोट होकर के बड़ा हो जाता है, तो हम लोग इसी इसी के लिए कोल्डेरा बोल देते हैं। और इसी में अगर पानी भर जाता है तो कोल्डेरा झील बन जाता है। ओके, जैसे कि लूनार झील है वो मानी जाती है, इस तरह की है। ओके, वो विवादास्पद है, वो हम लोग उस पर अभी नहीं आते हैं। इसके अलावा देखिए जब विस्फोट होता है दोस्तों, तो यहाँ से लावा के साथ में बहुत स्पीड के साथ में कुछ अ, चट्टानी टुकड़े हैं वो दूर तक गिरते हैं जाकर के, जैसे कि किसी ने बम फेंका है, तो इसीलिए इसको एरियल बम के नाम से भी जाना जाता है। ये कई कई किलोमीटर तक दूर जाकर के गिर जाते हैं, क्योंकि बहुत प्रेशर के साथ दोस्तों यहाँ से निकलता है। और इसी तरह से पैरासाइट कोन जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये क्या है, एक प्रकार का कोन है। देखिए इस तरह से ये भी हमें कोन जैसी संरचना हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए इसको हम लोग हिंदी में इसे परिपोषित या फिर इंग्लिश में इसको हम लोग पैरासाइट कोन के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर। और इस पूरी संरचना को हम लोग क्या बोल देते हैं, ज्वालामुखी शंकु बोल देते हैं। ज्वालामुखी शंकु के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं केंद्रीय उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें राख शंकु या फिर जो सीडर कोन जो है वो हमें देखने को मिलता है, लावा और मिश्रित, और साथ में परिपोषित यानी कि जो पैरासाइट कोन, लावा डॉट है, जो प्लग है वो हमें देखने को मिलता है, क्रेटर कोल्डेरा है वो देखने को मिलता है। वहीं जहां पर शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है दोस्तों, वहां पर हमको क्या क्या देखने को मिलता है, वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ज्वालामुखी या फिर लावा का विस्तृत बड़ा मैदान देखने को मिल सकता है। लावा पठार या फिर हमें गुम्मत देखने को मिल सकती है। इसी तरह से ज्वालामुखी द्वीप है वो हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये चीज देख सकते हैं यहाँ पर। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए रखे हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग बात करें जो सिंडर शंकु होता है, ये सिंडर शंकु कैसा होता है, इसकी ऊंचाई हमें बहुत कम देखने को मिलती है। इसका जो ढाल होता है जो कम होता है दोस्तों, मंद ढाल हमें देखने को मिलता है। ये ज्वालामुखी की राख जो होती है
उस ज्वालामुखी के राख से निर्मित जो शंकु होता है, उसे हम लोग सिंडर कोन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बहुत छोटा होता है, इसकी ढाल-वूल बहुत कम होता है, ये ऐसा हमें दिखाई देता है, ठीक है? इसके अलावा आप लोग देखेंगे एक मिश्रित शंकु होता है, जिसे कंपोजिट या फिर स्ट्रैटी फाइट जो शंकु होता है उसको हम लोग बोलते हैं। ये परत दर परत, लेयर बाय लेयर बना हुआ होता है, जिस वजह से इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। देखिए आप लोग देखेंगे पहले जब उद्गार हुआ होगा तब इसका निर्माण हुआ होगा, और उद्गार हुआ फिर इसका निर्माण हुआ, फिर इस तरह से परत दर परत दर परत दर परत दर परत दर परत दर ये ऊंचा होता चला जाता है, जिस वजह से ये इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। इसका जो ढाल होता है दोस्तों, वो ढाल बहुत ज्यादा तीव्र होता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें परतें पाई जाती हैं, समय समय पर जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ये परतें हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। ओके, ये लावा प्लस जो सिंडर और ऐश और इन सभी के लावा उबा के ठंडा होने से ये बनता है, जिस वजह से इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। वहीं सील्ड सील्ड प्रकार का यहाँ पर क्या होता है कि जो तरल लावा होता है यानी कि जो क्षारीय लावा होता है, ये क्षारीय लावा जो है वो ज्यादा क्षेत्र में फैल जाता है। ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाते क्योंकि ये तरल होता है, पतला होने की वजह से ज्यादा क्षेत्र में फैल जाता है। तो इसी के लिए जो सील्ड शंकु के नाम से हम लोग जानते हैं, सील्ड शंकु के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी तरह से प्लग डोम होता है दोस्तों, ये स्तंभ रूपी हमको दिखाई देता है जिसको हम लोग और बाहर ऊपर आ जाता है तो इसे प्लग डोम के नाम से जानते हैं। जैसे इसके अलावा देखिए जो कोमू कोमलू डोम होता है दोस्तों, ये गुम्मद के रूप में हमको दिखाई देता है एक तरह से। और जो होलाइट डोम है दोस्तों, ये इस तरह से हमें गर्तमयी बेसिन के रूप में हमको दिखाई देता है। तो इसके लिए हम लोग जो होलाइट डोम बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा दोस्तों नहीं पूछे जाते। इसके अलावा कुछ संरचनाएं होती हैं पृथ्वी के अंदर, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो इससे बहुत सारी संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे बैथोलिथ, बैथोलिथ क्या होता है दोस्तों, जब मैग्मा चैम्बर के पास में ऐसे गुम्बद नुमा हमें संरचना दिखाई दे, मैग्मा ठंडा हो जाए तो हम इसे बैथोलिथ बोल देते हैं। आप देखेंगे जो लैकोलिथ है और फेकोलिथ है, लैकोलिथ जो होता है इसी तरह की संरचना जो है वो हमें पृथ्वी की सतह के निकट बनती है, मतलब ये ज्यादा ऊंचाई पर बनती है, समझ लीजिए ये सेम ऐसी संरचना होती है। इसकी अपेक्षा ये वाला छोटा होता है, ये छोटा होता है, ये अपेक्षाकृत बहुत बड़ा होता है। यानी कि बैथोलिथ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। लेगोलिथ क्या होता है, थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा। फेकोलिथ क्या होता है दोस्तों, ये तस्तरी ये अनुदैर्घ्य प्रकार की, मतलब आप लोग देखेंगे ये सॉरी ये अनुप्रस्थ प्रकार, ये कौन सी है दोस्तों, अनुप्रस्थ है। ओके, तो ये अनुप्रस्थ प्रकार की ऐसी लहरनुमा संरचना में जब मैग्मा है वो जम जाता है दोस्तों, तो फेकोलिथ का निर्माण होता है। सील का क्या होता है दोस्तों, इस तरह से चादर रूप में हो जाता है तो हम उसे को क्या बोल देते हैं, सील बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से डाइक, जब मैग्मा जो है वो लंबवत रूप में ठंडा हो जाता है तो चट्टान का निर्माण हो जाता है, तो लंबवत चट्टान को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक तरह से डाइक बोल देते हैं। लोपोलिथ क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखेंगे इस तरह से तस्तरी नुमा, अर्धचंद्राकार तस्तरी नुमा जो होता है, तो इस तरह से अगर मैग्मा ठंडा हो जाए और इस तरह से तस्तरी नुमा संरचना का निर्माण कर देता है तो इसे लोपोलिथ बोल देते हैं। सीट क्या होता है, ये जो सील है इसी का पतला रूप जो होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्राइक या फिर सीट बोल देते हैं। ये थोड़ा मोटा होता है, जैसे ये क्या है, ये मोटी है, और इससे अगर पतली हो जाए तो हम इसे क्या बोल देते हैं, हम लोग सीट बोल देते हैं। लाभक उम्मत तो आप लोग जानते ही हैं। ओके, अब देखिए इसे इमेज में दिखाई देता है, वो आपको इस तरह से दिखाई देता है। देखिए बैथोलिथ सबसे नीचे मैग्मा चैम्बर के पास में होता है, बहुत बड़ा सा होता है, तो इसे हम लोग बैथोलिथ बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा डाइक यहाँ पर बना हुआ, डाइक कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी इस तरह से डाइक हो सकता है, ये भी क्या है, एक प्रकार का डाइक है। या फिर कहीं पर इस तरह से भी आपको एक स्तंभ दिख सकता है, ये भी डाइक है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। तो डाइक क्या होता है, लंबवत होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, लेकोलिथ है दोस्तों। ये बैथोलिथ और लेकोलिथ एक जैसे ही देखने में लगते हैं, बस ये क्या है, ये सतह के ज्यादा समीप है, ये क्या है, ज्यादा गहराई में मैग्मा चैम्बर के समीप होता है, वो बैथोलिथ होता है। ये भी मशरूम की तरह या फिर उत्तल ढाल की तरह होता है, ये ध्यान रखना है। और वहीं लोपोलिथ की बात करें, ये देखिए लोपोलिथ है दोस्तों, ये तस्तरी नुमा होता है, अर्धचंद्राकार जैसा होता है, जिसको हम लोग तस्तरी नुमा या फिर अवतल ढाल, ये कैसा है, ये अवतल ढाल है, ये उत्तल ढाल है, ये भी उत्तल ढाल है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसको हम लोग लोपोलिथ के नाम से जानते हैं, इसको लोपोलिथ के नाम से जानते हैं। वहीं आप लोग देखेंगे फेकोलिथ, फेकोलिथ कैसा है, देखिए ऐसे लहरनुमा है,
ये लहरनुमा है, ओके। पर्वतीय क्षेत्रों में जब अभिसरण की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, जिस वजह से चट्टानें क्या हो जाती हैं, संपीड़न बल के कारण ऐसे लहर रूप में हो जाती है। तो आप लोग देखेंगे इस वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में बलित पर्वत जहां पर होते हैं वहां पर इस तरह की संरचना दिखाई देती है। अम्लीय मैग्मा में ऐसा हमको देखने को मिलता है। ओके, इसी तरह से देखिए ये सीट है, ये ज्यादा पतला है। जब जब क्षैतिज रूप में मैग्मा जो है क्षैतिज रूप में जब जमा हो जाता है एक परत के रूप में, तो हम इसे सीड बोल देते हैं। ज्यादा मोटाई में अगर जमा हो जाता है तो हम इसे सील बोल देते हैं। बस ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, वो आप लोग देख सकते हैं। कल इसके बारे में हम लोग नोट कर लेंगे और देख लेंगे यहाँ पर इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं। इसके आगे का हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आज हैं वो दोस्तों ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, इस वजह से। ये वीडियो अगर चाहेंगे तो यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे। तो जो लोग यूट्यूब पर दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो हमारा 5th फाउंडेशन बैच को जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पर ही आप लोगों की इस तरह की क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पर आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया जाता है, नोट्स कराया जाता है। तो 5th फाउंडेशन बैच को जॉइन करने के लिए अपनी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्लब आईएएस। यहाँ पर आप लोगों की 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप लोगों की क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो आप लोग अब डेली क्लास आप सभी लोग आकर के ज्वाइन किया करिए। डेली आप लोगों की क्लास होती है। ये 7वें नंबर की क्लास है। अभी ज्योग्राफी हमारा चल रहा है। ज्योग्राफी के खत्म होने के बाद में हम लोग दूसरा सब्जेक्ट जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इस क्लास को देख लीजिएगा। यूट्यूब पर डेमो के रूप में इसको अपलोड कर दिया जाएगा। अगर जो लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, और बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए बैच है, प्री और मेंस के लिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम आज का लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं।